हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नोट्स के स्पेसिफिक जो हमारे CRUD ऑपरेशंस हैं उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे जिस तरीके से हमने यूज़र्स के लिए किया था। मतलब हमने यूज़र के लिए एक यूज़र कंट्रोलर डिफाइन किया था और एक यूज़र आउट वाली फाइल थी। तो नोट्स के लिए भी हम लोग यही करेंगे। नोट राउट्स जो होंगे हमारे इसके अंदर डिफाइन करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे फंक्शंस होंगे उसके लिए हम लोग एक कंट्रोलर फाइल डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको नाम देते हैं नोट कंट्रोलर। तो नोट्स के लिए हमने ये मॉडल डिफाइन किया था, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा और यूज़र आईडी कि किस यूज़र के लिए हम लोग सेव करा रहे हैं। तो इसी मॉडल का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ नोट मॉडल के नाम से और यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेंगे रिक्वायर की मदद से। तो हमारा पाथ हमें डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल्स के अंदर हमारे पास node.js है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं 4 फंक्शंस डिफाइन करूँगा। एक हमारा क्रिएट करेगा नोट को, एक डिलीट करेगा, एक अपडेट करेगा और एक गेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 4 फंक्शंस डिफाइन करता हूँ क्रिएट नोट के नाम से। तो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट मिलेगा और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये फंक्शन डिफाइन करेंगे। सिमिलरली एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं अपडेट नोट के लिए। यहाँ पे भी हमें रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं और 2 और फंक्शंस डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा डिलीट नोट के लिए होगा और ये हमारा गेट के लिए, गेट नोट्स। तो ये 4 फंक्शंस हमारे क्रिएट, अपडेट, डिलीट और गेट। तो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं module.exports और इस तरीके से हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अपने फंक्शन के नाम लिख देंगे। तो इन फंक्शन का यूज़ हम लोग अपनी राउटिंग वाली फाइल के अंदर करेंगे। तो नोट राउट्स पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे इस फंक्शन की जगह हम लोग अपना कंट्रोलर वाला फंक्शन कॉल करेंगे। तो इसको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट नोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट नोट्स जो है हमारा इस नोट कंट्रोलर वाली फाइल से आ रहा है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। सिमिलरली ये वाला फंक्शन भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे क्रिएट नोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों फंक्शंस जो है हमारे इंपोर्ट हो चुके हैं, जो हमने इस कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर डिफाइन किए थे। तो इस तरीके से हम लोग इनको इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे इनको रेफर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 2 राउट्स और डिफाइन करते हैं, एक हमारा डिलीट का होगा और एक हमारा अपडेट का होगा। अब जिस भी नोट को आपको अपडेट करना है या डिलीट करना है तो उसकी आईडी आपको पास करनी होगी। मतलब आप यूआरएल में एक आईडी पास करोगे कि भैया ये लो मेरा नोट, इसको डिलीट कर दो, या ये लो मेरा नोट, इसको अपडेट कर दो। तो वहाँ पे हमें नोट की आईडी चाहिए होगी। तो देखते हैं उसके लिए कैसे राउट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट राउटर और यहाँ पे मैं डिलीट वाला फंक्शन डिफाइन करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग एक आईडी डिफाइन करेंगे :id। तो ये जो हमारी आईडी होगी हमारी नोट की आईडी है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप इसको नोट आईडी भी लिख सकते हैं, बट जनरली लोग आईडी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से एक पैरामीटर डिफाइन किया है जो आप अपने यूआरएल में सेंड करोगे और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली फंक्शन कॉल करेंगे डिलीट नोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट भी हो चुका है। सिमिलरली अपडेट के लिए भी हम लोग यही करेंगे नोट राउटर डॉट पुट और यहाँ पे भी हमें एक आईडी भेजनी होगी, जिस नोट को भी हमें अपडेट करना है उसकी आईडी हम लोग पास करेंगे और यहाँ पे ये अपना कंट्रोलर वाला फंक्शन कॉल करेंगे अपडेट नोट। तो इस तरीके से हम लोग ये चारों फंक्शंस कॉल करेंगे। तो गेट और पोस्ट में हमें कोई आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं है। गेट में आप गेट कर रहे हो, जितने भी आपके नोट्स हैं उनको गेट कर रहे हो। पोस्ट में आप एक नया नोट क्रिएट करने वाले हो तो उसमें आईडी का कुछ मतलब नहीं बनता है। अब जो भी नोट डिलीट करना है या अपडेट करना है उसकी आपको आईडी भेजनी होगी, तभी उसको पता चल पाएगा कि कौन सा नोट अपडेट करना है या कौन सा नोट डिलीट करना है। तो यहाँ पे हमें आईडी पास करनी होगी अपने यूआरएल के अंदर। तो इनका यूज़ देखेंगे किस तरीके से इस आईडी को एक्सेस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और ऑथेंटिकेशन के बारे में एक बार और बात करते हैं। तो ये जितने भी एंड पॉइंट्स हैं हमारे, ये हमारे ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के लिए हैं। मतलब अगर उनके पास वैलिड टोकन है तभी वो इन एंड पॉइंट्स को एक्सेस कर पाएंगे, वरना नहीं। तो यहाँ पे हमें एक चेंज करना होगा कि इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने से पहले, मतलब ये जो हमारे कंट्रोलर वाले फंक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग चेक कराना चाहते हैं कि हमारे पास वैलिड टोकन है या नहीं। तो वो हमने इंप्लीमेंट किया था अपने मिडिलवेयर के अंदर। तो ये हमारा ऑथ वाला मिडिलवेयर है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अपना ऑथ वाला मिडिलवेयर कॉल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिडिलवेयर, इसके अंदर हमारे पास ये ऑथ वाला फंक्शन है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यही सेम चीज़ मुझे सारे एंड पॉइंट्स पे करनी होगी। तो यहाँ पे मैं ऑथ इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग ये फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जितने भी एंड पॉइंट्स हैं हमारे, ये हमारे ऑथेंटिकेटेड वाले एंड पॉइंट्स हैं। मतलब ये वाले एंड पॉइंट्स जब भी कॉल हो पाएंगे जब आपके पास एक वैलिड टोकन होगा। तो वैलिड टोकन को चेक करने के लिए हमने एक मिडिलवेयर डिफाइन किया था, ये ऑथ वाला। अब इस ऑथ फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग इस फंक्शन कॉल से पहले। तो जब भी इस नोट राउटर पे गेट की रिक्वेस्ट आएगी तो वो इस ऑथ फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये जो ऑथ फंक्शन है इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक नेक्स्ट फंक्शन है। तो ये जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, ये वही वाला फंक्शन है जो हमने यहाँ से पास किया है। तो ऑथ का जो नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पे, ये हमारा गेट नोट्स वाला फंक्शन है। तो अगर ये हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो हमारा नेक्स्ट मेथड कॉल कर देगा। तो इस केस में जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो हमारा गेट नोट्स वाला फंक्शन है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले वो हमारा ऑथेंटिकेशन चेक करेगा। मतलब हमारा टोकन चेक करेगा कि हमारे पास वैलिड टोकन है या नहीं। अगर वैलिड टोकन होगा तभी हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं। और यही सेम चीज़ सब जगह पे हो रही है। तो अगर आप क्रिएट करेंगे नोट
तो पहले वो चेक करेगा आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो या नहीं हो। अगर आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगे तभी आप नोट क्रिएट कर पाओगे, वरना नहीं। सिमिलरली इनके साथ भी यही हो रहा है। तो अगर इसे आसान शब्दों में बोलूँ, इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा जो हमारे लिए टोकन वैलिडेट करेगा। अगर टोकन वैलिड होगा तभी हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस ऑथेंटिकेशन वाले मिडिलवेयर में हमने क्या किया था, ये जो हमारे पास टोकन से एक यूज़र आईडी आई थी उसको अपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में ऐड कर दिया था। तो अब हमारे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र आईडी भी होगी। तो इस गेट नोट्स के अंदर अब हमारे पास जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पहुंचेगा उसके अंदर हमारे पास यूज़र आईडी भी होगी, क्योंकि ये ऑथ वाला जो फंक्शन है हमारा ये पहले एग्जीक्यूट हुआ है। तो सबसे पहले ये ऑथ वाला मिडिलवेयर एग्जीक्यूट होगा। ये हमारे लिए क्या करेगा, रिक्वेस्ट में यूज़र आईडी सेट कर देगा। अब जैसी रिक्वेस्ट यहाँ पहुँचेगी, मतलब इस वाले फंक्शन पे पहुँचेगी, तो हमारे पास यूज़र आईडी जो होगी वो ऑलरेडी सेट होगी। तो इस तरीके से हम लोग यूज़र आईडी को एक्सेस करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं अपने कंट्रोलर फंक्शन के अंदर जाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे कंसोल और लॉग लगाते हैं अपनी यूज़र आईडी के लिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी का नाम है ये हमने इस ऑथ के अंदर डिफाइन किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट के अंदर हमने इस तरीके से यूज़र आईडी ऐड करी है और इसी तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको रन करके देखते हैं एक बारी कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले अपना यूज़र रजिस्टर कराते हैं जिससे हमें टोकन मिलेगा। तो ये हमारी एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी और यहाँ पे मैं अपना साइन अप फंक्शन कॉल करूँगा और इसकी बॉडी डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं रॉ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जेसन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से मैं इसका यहाँ पे पेलोड डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे लिए एक यूज़र क्रिएट हो चुका है और ये हमारा टोकन जनरेट हो चुका है। तो इस टोकन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं जो कि हमारे नोट के लिए होगी। तो इस क्रिएट नोट वाले फंक्शन को टेस्ट करना है हमें। तो अगर मैं अपनी इस राउट वाली फाइल के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है इस वाले एंड पॉइंट पे, मतलब नोट वाले एंड पॉइंट पे हमारी ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है। तो वापस पोस्टमैन पे चलते हैं और यहाँ पे मैं इसको पोस्ट रिक्वेस्ट कर देता हूँ। तो अभी के लिए यहाँ पे हेडर सेट नहीं करते हैं, मतलब अपना जो ऑथराइजेशन वाला टोकन है वो सेट नहीं करते हैं और सेंड पे क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप एरर देख सकते हैं, अनऑथराइज यूज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई टोकन ही सेंड नहीं किया है तो वो ऑथराइज नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे एक टोकन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑथराइजेशन का एक टोकन ऐड करूँगा और इस तरीके से यहाँ पे मैं लिखूँगा बियरर और अपना टोकन। तो ये जो टोकन है हमारा ये हमने साइन अप वाली रिक्वेस्ट से क्रिएट किया था। तो जैसे हम लोग साइन अप करते हैं तो हमारा एक नया यूज़र क्रिएट होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें टोकन मिलता है और इसी टोकन का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अगर मैं अब दोबारा से सेंड पे क्लिक करता हूँ तो अपने लॉग पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यूज़र की आईडी लॉग हो चुकी है। तो अगर इसको कंपेयर करें तो आखिरी में इसके CD7 है और ये जो हमारा यूज़र क्रिएट हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी भी जो आईडी है CD7 है। तो इसी यूज़र का हमने टोकन यूज़ किया था। तो ये जितने भी फंक्शंस हमने डिफाइन किए हैं सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऑथेंटिकेशन लगाते हैं अपने एंड पॉइंट्स पे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो सबसे पहले हमारा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, इसने यूज़र आईडी सेट कर दी, मतलब अगर टोकन वैलिड हुआ तो हमारी यूज़र आईडी सेट हो जाएगी, तभी वो आगे पहुँचेगा और इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा। अब इस फंक्शन के अंदर जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पहुँचेगा उसके अंदर हमें यूज़र आईडी मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं और इन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले इस क्रिएट नोट वाले फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस वाली लाइन को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग इस नोट मॉडल का यूज़ करेंगे जो हमारी मदद करेगा इस नोट को डेटाबेस में सेव कराने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने वाले हैं। तो ये वाला जो फंक्शन होगा हमारा, ये हमारा एसिंग फंक्शन होगा। तो इस तरीके से मैं इसको एसिंग डिक्लेयर करूँगा। अब नोट क्रिएट करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए और यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी हमें ऑथ वाले मिडिलवेयर से मिलेगी और टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो होगा हमारे को रिक्वेस्ट बॉडी से मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स बनाता हूँ और इस तरीके से हम लोग उसको एक्सेस करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो इस बॉडी के अंदर हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक टाइटल के नाम की है और डिस्क्रिप्शन के नाम की। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 वेरिएबल्स बन जाएंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ न्यू नोट के नाम से और यहाँ पे हम लोग इस नोट मॉडल का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस नोट मॉडल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ें पास करनी है, टाइटल, तो इस तरीके से मैं इसको सेट कर दूँगा यहाँ पे। सिमिलरली मुझे डिस्क्रिप्शन भी सेट करना होगा, तो इस तरीके से हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन सेट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें यूज़र आईडी भी चाहिए कि किस यूज़र के साथ हमारा ये नोट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी। तो इस तरीके से हम लोग एक न्यू नोट क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं कि इसको डेटाबेस में कैसे सेव कराएंगे। तो यहाँ पे मैं एक ट्राई कैच लगाता हूँ और इसके अंदर हम लोग अपना कोड लिखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं अवेट कीवर्ड का यूज़ करूँगा क्योंकि हम लोग डेटाबेस से इंटरैक्ट करने वाले हैं और ये ऑपरेशन थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे मैंने अवेट कीवर्ड का यूज़ किया कि हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो यहीं पे रुका रहे जब तक ये हमारा न्यू नोट जो है वो सेव नहीं हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग ये फंक्शन लिखेंगे और जैसे ही हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब हमारा नोट जो है वो सेव हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स सेट करूँगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका स्टेटस सेट करेंगे 201। तो 201 का मतलब होता है कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है डेटाबेस के अंदर। और यहाँ पे हम लोग अपना जेसन मैसेज सेंड कर देंगे और सिंपली ये जो हमने नया नोट का ऑब्जेक्ट बनाया है उसको यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कि हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट सेव हो चुका है। अब अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगी क्या एरर आई है और यहाँ पे ये अपना रिस्पॉन्स सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको 500 कर देता हूँ कि हमारा 500 है, सर्वर पे कुछ एरर आ गई है और यहाँ से हम लोग एक मैसेज सेंड करेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग।
तो इस तरीके से हमारा एक क्रिएट नोड वाला फंक्शन काम करेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं और अपना गेट नोड वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये वाला फंक्शन भी हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन होगा क्योंकि ये भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको एसिंक मार्क कर दिया और यहाँ पे भी ट्राई कैच लगाए थे। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा नोट्स के नाम से, और हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी नोट्स होंगे इसके अंदर हम लोग स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे मैं अवेट कीवर्ड का यूज़ करूँगा क्योंकि ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं नोट मॉडल का यूज़ करूँगा, नोट मॉडल डॉट फाइंड। तो इस फाइंड फंक्शन के अंदर हम लोग एक फ़िल्टर पास करते हैं कि इस फिल्टर के बेसिस पे हमारे नोट्स लेके आ जाओ। तो यहाँ पे हम लोग अपनी यूज़र आईडी के स्पेसिफिक जितने भी नोट्स होंगे उनको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा यूज़र आईडी। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपने रिक्वेस्ट के अंदर से यूज़र आईडी को एक्सेस करूँगा और इस तरीके से हमारे ये नोट्स फिल्टर होंगे। और जैसे ही हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे मैं अपना रिस्पॉन्स सेट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं इसका स्टेटस सेट करता हूँ 200। तो 200 का मतलब होता है कि सब कुछ सही है। और यहाँ पे इसका जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे जो भी हमारे नोट्स आए हैं। तो बैकएंड से जो भी नोट्स आए होंगे इस तरीके से हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे। और अगर कोई एरर आती है यहाँ पे तो सेम वही काम करेंगे। तो इन दोनों लाइन्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो सिंपली इस तरीके से हमारा ये गेट नोट्स वाला फंक्शन काम करेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो सिंपली इस वाले एंड पॉइंट पे हम लोग ये पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और जो भी मुझे बॉडी सेट करानी है यहाँ पे मैं सेट कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं रॉ सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपना जेसन ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग ये ऑब्जेक्ट पास करेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हमने ये ऑथराइजेशन वाला हेडर भी ऐड कर दिया जिसके अंदर हमारे पास ये टोकन है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पर सेंड क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नोट सेव हो चुका है और इस नोट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये आईडी भी आ रही है। तो इस यूज़र आईडी के अगेंस्ट हमने ये नोट सेव कराया है। तो अगर 2-3 और सेव करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, इसको सेकंड कर देते हैं और दोबारा से हिट करते हैं इसको। तो ये वाला नोट भी हमारा सेव हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी ये पोस्ट रिक्वेस्ट काम करेगी इन नोट्स को सेव कराने के लिए। तो जितने भी हम लोग यहाँ से नोट्स क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे डेटाबेस के अंदर भी स्टोर हो रहे हैं। तो अगर इस पूरे प्रोसेस को समराइज़ करूँ तो यहाँ पे हमने एक हेडर ऐड किया है ऑथराइजेशन के नाम से और यहाँ पे अपना टोकन पास किया है। तो जैसे हम लोग इस एंड पॉइंट को हिट करेंगे तो वो चेक करेगा हमारे पास टोकन है या नहीं है। तो यहाँ से हमने टोकन पास किया है तो उसको डिक्रिप्ट करेगा और उससे हमारी यूज़र आईडी निकाल लेगा। तो हमारे पास यूज़र आईडी आ चुकी है। अब यहाँ पे हमने बॉडी में टाइटल भेजा है और डिस्क्रिप्शन भेजा है। तो इन तीनों का यूज़ करके वो हमारे लिए एक नया नोट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जो कि इस यूज़र के स्पेसिफिक होगा। तो इस तरीके से हमारी ये पोस्ट रिक्वेस्ट काम कर रही है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो अपनी गेट रिक्वेस्ट भी देखते हैं कि अगर हमें सारे नोट्स एक्सेस करने हैं इस यूज़र के स्पेसिफिक तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको गेट कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा हेडर तो ऑलरेडी एडिड है। तो अपनी बॉडी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे नन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारी गेट रिक्वेस्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पर सेंड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास तीनों नोट्स आ चुके हैं, फर्स्ट टाइटल, सेकेंड टाइटल और ये हमारे पास थर्ड टाइटल आ रहा है। तो इस तरीके से इस यूज़र के अगेंस्ट जितने भी नोट्स थे वो हम इस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। पहले हमने सेव कराए हैं पोस्ट रिक्वेस्ट की मदद से और यहाँ पे हमने गेट रिक्वेस्ट की मदद से जितने भी नोट्स थे उनको एक्सेस किया है। तो आगे बढ़ते हैं और अपना अपडेट और डिलीट वाला एंड पॉइंट भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो अपडेट के केस में सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि हम लोग एक नोट आईडी भी पास करते हैं कि ये लो भैया मेरी नोट आईडी और ये लो मेरा ऑब्जेक्ट, इनको अपडेट कर दो। तो अगर मैं इस राउट्स वाली फाइल के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यूआरएल के अंदर एक आईडी पैरामीटर डिफाइन किया है। तो इस तरीके से हमें एक आईडी मिलेगी हमारे यूआरएल के अंदर। तो इस आईडी को हम लोग एक्सेस करेंगे और इसके थ्रू अपना ऑब्जेक्ट अपडेट करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ आईडी के नाम से और इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास पैराम्स का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमारे सारे पैरामीटर्स आते हैं। तो अगर हमारे यूआरएल के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें वो एक्सेसिबल होंगे। तो हमारे पैरामीटर का नाम है आईडी, क्योंकि हमने अपने यूआरएल के अंदर ये पैरामीटर का नाम दिया था आईडी, तो इसी को हमने यहाँ पे एक्सेस किया है आईडी के नाम से। अगर ये मेरा नोट आईडी होता, सपोज ये मेरा नोट आईडी होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करता नोट आईडी से। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। तो अभी के लिए इसको आईडी ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये काम करेगा। तो यहाँ पे हमें आईडी मिल जाएगी कि किस नोट को हमें अपडेट करना है। तो सेम टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमें इस बॉडी से ही मिलेंगे। तो इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा जो कि मुझे डेटाबेस में अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट न्यू नोट और इस तरीके से हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी टाइटल प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ जो मुझे अपनी रिक्वेस्ट बॉडी से मिली है। सिमिलरली यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद इसकी यूज़र आईडी सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसकी यूज़र आईडी सेट करेंगे जो हमारे को रिक्वेस्ट से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी। तो इस तरीके से हमारा ये न्यू नोट का ऑब्जेक्ट है जो हमें डेटाबेस में अपडेट करना है। तो अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं ट्राई कैच का यूज़ करूँगा। अब ये मुझे डेटाबेस में जाके अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं अवेट कीवर्ड का यूज़ करूँगा और इस नोट मॉडल के अंदर हमारे पास एक मेथड है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो इस मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हमें 3 पैरामीटर्स पास करने होंगे। यहाँ पे मैं आईडी पास कर देता हूँ, ये हमारी नोट की आईडी है। जो भी हमारा न्यू नोट है इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। अब इस थर्ड पैरामीटर में हमें कुछ ऑप्शंस पास करने होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस पास करता हूँ, न्यू कोलन ट्रू। तो ये जो न्यू कोलन ट्रू है ये क्या करेगा,
ये पहले आपके डेटाबेस में जाके अपडेट करेगा और जो भी आपका अपडेटेड ऑब्जेक्ट होगा वो आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं इसका रिस्पॉन्स सेंड करता हूँ। तो इस तरीके से पहले मैं इसका स्टेटस सेट करूँगा और यहाँ पे मैं जेसन रिस्पॉन्स सेंड करूँगा, ये हमारा न्यू नोड। तो इस तरीके से हम लोग इसका रिस्पॉन्स सेंड करेंगे और एरर के केस में हम लोग ये वाला कोड यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमने अवेट कीवर्ड का यूज़ किया है, तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये एसिंक होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये अपडेट नोड वाला फंक्शन काम करेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं और डिलीट नोड वाला फंक्शन भी इंप्लीमेंट करते हैं, एक साथ ही इनको टेस्ट कर लेंगे। तो डिलीट के केस में भी हम लोग एक आईडी पास करेंगे, जिस नोड को भी मुझे डिलीट करना है उसकी आईडी मैं पास करूँगा अपने यूआरएल के अंदर। तो इसको कॉपी कर लेते हैं इस वाली लाइन को और सिंपली यहाँ पे ट्राई कैच लगाते हैं। तो जो भी हमारा डिलीटेड नोड होगा उसको हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो जैसे ही हमारा डिलीट होता है तो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है कि ये लो भैया आपका ऑब्जेक्ट, ये हमने डिलीट कर दिया। अब ये भी हमारा डेटाबेस वाला ऑपरेशन है, तो यहाँ पे मैं अवेट कीवर्ड का यूज़ करूँगा और इस नोड मॉडल के अंदर हमारे पास एक और मेथड है, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव और इसके अंदर हमें अपनी आईडी पास करनी होगी। तो यहाँ पे मैं ये आईडी पास कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो हमारा नोड डिलीट होगा वो हमारे को इसके रिस्पॉन्स में मिल जाएगा और जैसे ही हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग अपना रिस्पॉन्स सेट करा देंगे। तो यहाँ पे मैं स्टेटस कोड सेट करता हूँ 202। तो 202 का मतलब होता है कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, मतलब जो आपकी डिलीशन की रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है। तो उसके लिए हम लोग 202 का यूज़ करते हैं और यहाँ से मैं जेसन में अपना रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा कि ये लो हमारा नोड जो डिलीट हुआ है। और एरे के केस में हम लोग ये सेम ही चीज़ करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारा अवेट फंक्शन है, तो ये भी हमारा एसिंक्रोनस होगा। तो इस तरीके से मैं इसको भी एसिंक मार्क कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारी ये अपडेट और डिलीट काम कर रहे हैं। तो इनको टेस्ट करते हैं एक बारी। तो अब हमें एक नोड को अपडेट करना है, तो ये वाली जो हमारी रिक्वेस्ट होगी हमारी पुट की रिक्वेस्ट होगी। अब यहाँ पे हमें यूआरएल के अंदर एक नोट आईडी भी पास करनी होगी। तो सपोज़ मुझे इस नोड को अपडेट करना है, तो इसकी आईडी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी जो टोकन है हमारा ये ऑलरेडी एडेड है और इसकी बॉडी पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भेज दूँगा। तो जो भी मुझे अपडेट करना होगा इस तरीके से यहाँ पे मैं इसकी बॉडी में पास करूँगा और इसको सेंड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नोट जो है वो अपडेट हो चुका है। जो भी हमारा टाइटल था, डिस्क्रिप्शन था, वो अपडेट हो चुका है। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट करता हूँ और इस नोट आईडी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं कि सारे नोट्स मुझे एक्सेस करने हैं और यहाँ पे मैं नन सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमारी गेट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा नोट जो है वो अपडेटेड दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेटेड टाइटल और अपडेटेड डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि हमारा नोट जो है वो डेटाबेस में अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारी ये पुट रिक्वेस्ट काम करती है। सिमिलरली डिलीट को भी टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं डिलीट वाला एंड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और सपोज़ मुझे इसी नोट को डिलीट करना है, तो इसकी नोट आईडी में यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं इसको सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो नोट है हमारा डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं दोबारा से गेट की रिक्वेस्ट रेज करूँगा कि मुझे सारे नोट्स एक्सेस करने हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसको कॉल करेंगे। यहाँ से मैंने नोट आईडी रिमूव कर दी है और यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ 2 ही नोट्स आ रहे हैं क्योंकि जो हमारा पहला वाला नोट था वो हमने डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे ये सारे एंड पॉइंट्स काम कर रहे हैं कि अगर हमें नोट्स पे CRUD ऑपरेशन लगाने हैं और उस पर एक ऑथेंटिकेशन लगाना है, तो इस तरीके से हमने ये ऑथेंटिकेशन लगाया था और इस तरीके से हमने ये एंड पॉइंट्स डिफाइन किए हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में। आईटी में आईटी